हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कार में बैठते हुए मृत्युंजय ने अपने सीनियर और भरोसेमंद बॉडीगार्ड को कॉल मिलाया और बोला, महक पर नज़र रखना, वो अभी सेफ नहीं है। इधर महक शोभित के साथ पूजा के लिए मठ आ गई थी। महक औरतों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी और शोभित वहीं बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगा। दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई उन पर नज़र रखे हुए। तभी शोभित को पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई। शोभित ने पहले तो इसे इग्नोर कर दिया, मगर उसकी आवाज़ के कारण एक बार फिर शोभित का ध्यान उस पर गया। वो करीब 19 साल की एक लड़की थी जिसके बाल उसके कमर तक आ रहे थे। दो चोटी बनाए हुडी और ब्लैक जींस के साथ अपनी आंखों में बड़े बड़े चश्मे लगाए वो पैर से बातें कर रहे हैं। इस बार भी शोभित ने उसे इग्नोर किया, लेकिन कुछ देर बाद वो लड़की खुद शोभित के पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे भूख लगी और मेरे पास पैसे नहीं हैं। दिखने में तो अच्छी खासी और मुझसे पैसे मांग रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शोभित थोड़ा हैरान था और थोड़ा चिढ़ भी गया था। वो लड़की अदिति मुंह बनाते हुए बोली, छोड़ो यार, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। अगर 50 रुपए कुछ खिला दोगे तो क्या गरीब हो जाओगे? मैं तुम्हें मुफ्त में क्यों खिलाने लगा? मेरा क्या फ़ायदा है इसमें? अब आप एक बच्ची को खाना खिलाने के लिए भी फायदे ढूंढोगे। आपको शर्म नहीं आती? आप बस तार के पेड़ की तरह लंबे हो गए हो, लेकिन मैनर्स नाम की चीज़ नहीं। अदिति की जली कटी बातें सुनने के बाद आखिरकार शोभित मान गया और उसे कुछ खिलाने मंदिर के पास बने होटल की तरफ चला गया। इधर महक की पूजा कंप्लीट हो गई थी और वो बाहर आकर शोभित को ढूंढने लगे। तभी दो गुंडे मुंह पर काला मास्क पहने महक के पीछे आने लगे। महक, जो शोभित के इंतजार में अकेली पेड़ के पास खड़ी थी, भूख के मारे थोड़ी कमजोर दिख रही। ओहो, ये शोभित भैया भी पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं मैं भूख के मारे सच में बेहोश न हो। वो अपनी साड़ी से अपना पसीना पोंछते हुए बोली। वो दोनों गुंडे ठीक महक के पीछे आकर खड़े हो। उसमें से एक गुंडे ने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाला और उसमें क्लोरोफॉर्म छिड़क दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर महक की तरफ बढ़ते हुए उस रुमाल को महक के मुंह की तरफ ले जाने लगा। इससे पहले को उस रुमाल को महक के मुंह पर रखते मृत्युंजय के गार्ड्स ने आकर उन्हें धर दबोच और पीछे खींचते हुए अपने साथ ले गए। इधर महक की नज़र शोभित पर पड़ गई, जो अदिति के साथ अंदर आ रहा था, और वह उठकर उन दोनों के पास चली गई। ये कौन है शोभित भैया? उसने अदिति को देखकर पूछा। मेरा नाम अदिति है, मुझे भूख लगी थी तो मैंने आपके पति से रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ खिला दें। ये मेरे पति नहीं, दीवर है। महक ने जल्दी से उसकी बात करेक्ट की। अच्छा, तो मेरे मम्मी की तरह आपने भी अपने पति के बिना व्रत रख लिया। मेरे पापा भी आज नहीं आए। अदिति के बात पर महक उसे उलझन में देखने लगी। वैसे इनका नाम क्या है? अदिति ने महक से शोभित का नाम पूछा। क्यों, मेरा नाम जानकर क्या मुझसे शादी करनी? शोभित बीच में बोला, वैसे ख्याल तो बुरा नहीं है, लेकिन आप मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हो। मुझे कोई शौक नहीं है किसी बच्ची से शादी करने का, ठीक है? और बहुत बड़ा नहीं हूँ, तुमसे सिर्फ 6 साल। कहते हुए शोभित एकदम से महक से बोला, यार तुम चलो यहाँ से, वरना ये लड़की मुझे पागल कर दे। महक ने अदिति को प्रसाद दिया और दोनों अपनी कार की तरफ बढ़ गए। वहीं अदिति अपने हाथ में पकड़े प्रसाद को देखकर खुश होते हुए बोली, मालपुआ। इतना कहकर खाने लगे। शोभित, जो ड्राइव कर रहा था और महक पैसेंजर सीट पर बैठी उससे बातें कर रही थी, तभी उसे कुछ ख्याल आया और बोली, अगर आज मीरा हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। वो आज पहली बार मेरे साथ ये व्रत रखती। लेकिन मीरा का नाम सुनकर शोभित के चेहरे पर दुख पसर गया। वो कुछ सोचते हुए बोला, काश वो हमारे साथ होती, लेकिन डोंट वरी भाई, उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। मैं भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी अपने भाई सिद्धू से रिक्वेस्ट की कि वो अपने कॉलेज में पता करे, हो सकता है वहाँ से हमें उसके बारे में कुछ पता चल पाए। एक बात पूछूं? हाँ, मीरा की वजह से ही आप भाई ने आपसे ज़बरदस्ती शादी की, फिर भी आप उसकी इतनी फिक्र कर रहे। मेरी ज़बरदस्ती की शादी के पीछे मीरा का क्या दोष? इस शादी के जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारे भाई हैं। क्या आप भाई को पसंद करने लगी? शोभित की बात पर महक ने गहरी सांस ले ली। कुछ देर बाद अपने ख्यालों से निकलकर उसने सामने देखा तो पाया और घर आ चुके थे। शाम का वक्त
द नंबर यू हैव डायल्ड इज आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज, प्लीज़ ट्राई लेटर। 5वीं बार ट्राई करने पर भी शोभित को मृत्युंजय के कॉल का यही जवाब। न भाई का कॉल लग रहा है न उसके गार्ड्स का। आखिर वो सब कहाँ चले गए कि सबके नंबर आउट ऑफ नेटवर्क आ रहे हैं। शोभित ने चिंता करते हुए महक से कहा, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था, हम आज गैदरिंग में जाने वाले थे। ऐसे कैसे वो गैदरिंग भूलकर कहीं और बिजी होंगे। शोभित भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप ज़रा बाहर जाकर पता कीजिए ना, महक ने टेंशन में कहा और शोभित ने हाँ में गर्दन हिला दी। मृत्युंजय को महक के साथ गैदरिंग में बाहर जाना था, लेकिन वो अब देर रात तक घर नहीं पहुंचा था, जिस वजह से महक और शोभित दोनों बहुत परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय इस वक्त एक अंधेरे कमरे में था जहां चार्ली और रुद्र भी मौजूद थे। रुद्र पहले ही मृत्युंजय से काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि मृत्युंजय ने उसके बारे में उसके पापा से बात की थी और अब रुद्र के पापा ने उस पर काफ़ी रोक टोक लगा दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप तक पहुंचने की? तुम मृत्युंजय सारंग अपने हद पार कर रहे हो, रुद्र ने लगभग मृत्युंजय को धमकाते हुए। उसकी बात सुन मृत्युंजय के भौवें तन गए। अच्छा, तो अब तुम इतने छोटे से पिद्दी से लड़के मुझे अपनी हद समझाओगे? मुझे मेरी हद याद दिलाने से पहले खुद अपनी हरकतों पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। अपने बाप को उसके बिजनेस में मदद कर एक जिंदगी जियो, वरना तुम्हें बर्बाद करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगे। मृत्युंजय की धमकियां रुद्र और चार्ली को खोखली लग रहे थे। रुद्र बहुत गुस्से में था। वो मृत्युंजय पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन वह कुछ और कर पाता उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसे सोफे पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर अपना एक पैर रख कर बोला, मेरा नाम मृत्युंजय सारंग है, मुझे तो मेरी मौत भी बिना मेरी इजाज़त के छू नहीं सकती। तो तुम कौन होते हो? मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें इतना समझाने आया था कि मेरी बीवी से दूर रहो। अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, लेकिन अगर दूसरी बार तुमने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाने की हिम्मत की तो तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकता। रुद्र ने मृत्युंजय का पैर अपने ऊपर से हटाया और फिर से खड़ा होकर मृत्युंजय की आंखों में आंखें डालकर बोला, अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या कर लोगे? मृत्युंजय ने बहुत ही आराम से रुद्र का गला पकड़ लिया और उसके करीब आते हुए बोला, वो तो अपने आप से पूछना, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और मेरी महक से दूर रहो। मृत्युंजय की धमकियों से रुद्र घबरा रहा था और उसका डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा, जिसे देख मृत्युंजय को अच्छा लग रहा था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी गन के हाथों में घुमाया और फिर से हवा में एक गोली चला दी। इस बार सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, मुझे मजबूर मत करना कि अगली बार मुझे तुम्हें एक्शन फिल्म दिखानी पड़े। इतना कहकर मृत्युंजय चार्ली की तरफ देख मुस्कुरा कर वहाँ से निकल गया। सारंग फार्म हाउस, मैं आपको कब से कॉल कर रहा था भाई, कहाँ थे आप? आपने कहा था ना कि आज आपको गैदरिंग में जाना है। पता है हम सब कितना घबराए थे, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मृत्युंजय के आते ही शोभित ने एक राहत की सांस ली और नाराजगी से पूछा। मृत्युंजय ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ शोभित, गैदरिंग में अकेला ही होकर आ गया, मुझे लगा था कि महक थक गई होगी, साथ नहीं चल पाएगी, इसलिए मैं अकेला ही चला गया। ये कहकर मृत्युंजय वहां से कमरे में चला आया। उसने देखा कि महक बिस्तर पर सो रही थी। वो फ्रेश होने के लिए चला गया और फिर आकर लैपटॉप लेकर बिस्तर पर बैठ गया। जब मृत्युंजय कुछ खास काम कर रहा था तभी उसे महक के सिसकने की आवाज़ आई। उसने जब ध्यान दिया तो महक अब भी जाग रही थी और रो रही थी। मृत्युंजय उसकी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन उसने महक से कुछ कहा नहीं। मृत्युंजय उससे बात करना चाहता था, लेकिन फिर वो चुप हो गया और अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद महक पलटी। मृत्युंजय को अभी भी काम में डूबा हुआ देख तो उसने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। मृत्युंजय ने बिना महक की तरफ ध्यान दिए ही कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। महक की आवाज़ गमगीन थी, साफ पता चल रहा था कि वो रो रही थी। उसने मृत्युंजय से थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप हमेशा हमारे इस रिश्ते को नकारते रहते हैं? क्यों आप हमारे रिश्तों को एक मौका नहीं दे सकते? मैं इस रिश्ते को तोड़कर नहीं जाना चाहती।
ना ही आपको छोड़ कर जाना चाहती हूँ। मृत्युंजय ने बिना किसी भाव से कहा। अच्छा, कोई ज़बरदस्ती है क्या? अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहना चाहूँ तो? मृत्युंजय की बात पर महक और ज़्यादा दुखी हो गई। शादी ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन हुई तो थी ना। अगर ज़बरदस्ती की शादी को अपना सकते हैं तो उसे चला भी नहीं सकते। मृत्युंजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और लैपटॉप साइड में रख दिया। उसने महक को अपनी तरफ खींचा और उसे गोद में उठाकर बालकनी में ले आया और उसे बालकनी में रखे झूले पर लेकर बैठ गया। महक ने मृत्युंजय के सीने से अपना सिर निकालकर उसकी तरफ देखा और बोली, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं फिलहाल यही हूँ महक, तुम्हारे साथ, इसलिए ज़्यादा सोचो मत और बाद में देखेंगे। ये सुनकर महक ने मुंह बना लिया और मृत्युंजय के ऊपर से उठकर जाने लगी तो मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और मृत्युंजय की गोद में आ गिरे। तभी अचानक मनाली का मौसम भी बदलने लगा और देखते ही देखते वहाँ स्नोफॉल होने लगा। मृत्युंजय ने महक को अपनी बाहों में कैद कर लिया और इस बार महक ने भी उससे दूर हटने की कोशिश नहीं की। वो मृत्युंजय के साथ इन पलों को एंजॉय कर रही थी और हमेशा के लिए एक सुनहरी याद के तौर पर अपने दिल में बसा लेना चाहती। कुछ ही देर में ठंड के कारण महक के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे तो मृत्युंजय ने अपना कोट उतार कर महक को उठा दी और उसके बाजू को सहलाने लगा। धीरे धीरे वो महक ईयर लॉब पर किस करने लगा तो महक का दिल डोलने लगा। उसने मृत्युंजय के सीने में अपना सिर छिपा लिया। चांद की रोशनी और बर्फबारी के बीच वो दोनों इस तरह लग रहे थे जैसे हंस का जोड़ा हो। मगर जितना महक को मृत्युंजय के साथ अच्छा लग रहा था, उतना उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी कि कहीं मृत्युंजय उसे छोड़ ना दे। एक बात पूछूं? मृत्युंजय के सीने में दुबक कर बैठे महक की आवाज़ सुन मृत्युंजय ने आंखें खोली। क्या आप मुझे जरा भी पसंद नहीं करते हो? वो अभी भी बच्चों की तरह मृत्युंजय के सीने में छिपी हुई थी। अगर पसंद नहीं करता तो इस वक्त तुम मेरे पास मेरे सीने पर सर रख कर नहीं बैठी हो, स्टूपिड गर्ल। मृत्युंजय ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा तो महक उसके सीने से सिर हटाकर मृत्युंजय की शक्ल देखने लगी। तो क्या आप मुझे पसंद करते हैं? उसने मृत्युंजय की आंखों में देखकर पूछा। तुम बहुत बोलने लगी हो। कहते हुए मृत्युंजय ने महक को खुद से अलग कर दिया और वहां से जाने लगा। ये देख महक का दिल टूट गया। उसकी आंखें भर आई। उसने हड़बड़ी में मृत्युंजय को रोकते हुए उसे पीछे से गले लगा लिया और रोते हुए बोली, आप क्यों हमेशा ऐसे करते हैं मेरे साथ? सो जाओ महक, रात बहुत हो गई है। कहकर मृत्युंजय फिर से जाने को हुआ तो इस बार महक उसके आगे आते हुए उसके सीने से जा लगी। आई एम सॉरी, मैं इस बारे में और बात नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे ऐसे नाराज़ होकर दूर मत जाइए। महक बच्चों की तरह कह रही थी तो मृत्युंजय के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो नौटंकी करते हुए बोला, अब अपने पति को नाराज़ किया है तो उसे मनाना भी तुम्हें पड़ेगा ना। पति खुद ब खुद तो नहीं मानेगा। ये सुनकर महक मृत्युंजय का चेहरा देखने और फिर अपनी लाल हो चुकी नाक पर हाथ फेरते हुए बच्चों की तरह बोली, बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे आपके मनाने के लिए? वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। मेरे बीवी को इतना भी नहीं पता कि वो अपने पति को मनाए कैसे, और तुम चाहती हो कि मैं इससे पहले कि मृत्युंजय कुछ कह पाता। महक ने अपने पंजों पर खड़े होकर मृत्युंजय के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगे। महक की इस हरकत ने मृत्युंजय को बुरी तरह हैरान कर दिया था, लेकिन अगले ही पल वो अपने सेंस में आ गया और महक को कमर से पकड़ते हुए रेलिंग से लगा दिया। हल्की हल्की बर्फ के बीच खड़े हो दोनों ठंडी हवाओं से जूझते हुए एक दूसरे में खोने लगे थे। अगली सुबह मृत्युंजय, महक और शोभित नाश्ता कर रहे थे। आज दिन में मृत्युंजय और महक की आसाम की फ्लाइट थी, जिसकी तैयारी भी वह कर चुके और उसी के बारे में बातें कर रहे थे। सुनिए, क्या मैं आखिरी बार शिव से मिलकर आ सकती हूँ? उसकी मॉम ने भी मुझे घर पर इनवाइट किया था। महक को शिवांश का ख्याल आते हुए बोली, ठीक है, थोड़ा जल्दी आना, हमें टाइम पर निकलना है। मृत्युंजय ने अपने ऑलवेज वाले रफ स्टाइल में कहा और महक जल्दीबाजी में अपना नाश्ता निपटा कर वहाँ से चली।
मृत्युंजय और शोभित अभी भी नाश्ता कर रहे थे, तभी शोभित को कोई नोटिफिकेशन आया और वो मोबाइल में देखते हुए बोला, भाई अमृत भैया इंडिया आ चुके हैं और इस वक्त ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। व्हाट रबिश, क्या वो फ्लाइट में नहीं आ सकता था? वो लड़का खुद भी अजीब और उसके वो चॉइसेस भी अभी अजीब होती। मृत्युंजय की बात पर शोभित मुस्कुराने लगा और फिर उसे एकदम से कुछ ख्याल आया। भाई अमृत भैया को आपकी शादी की एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जिन हालत में आपकी और महक की शादी हुई और उससे भी ज़्यादा मीरा के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। शोभित की बात पर मृत्युंजय के चेहरे एक्सप्रेशन गंभीर हो गए। मीरा का जिक्र होते हुए गम और नाउम्मीदी से उसकी आंखों में झलकने लगा। ये देख शोभित ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया। रिलैक्स भाई, वो जहाँ कहीं भी है हम उसका पता लगा कर रहेंगे, शोभित ने मृत्युंजय को हिम्मत देते हुए कहा और मृत्युंजय ने हाँ में गर्दन हिला दी। आपको पता चला भाभी पर अटैक कराने वाले का नाम? शोभित के सवाल पर मृत्युंजय खाते खाते एकदम से रुक गया। उसकी आंखों में वो रात फ्लैश होने लगी जब उसने महक को अपनी आंखों के सामने उस हालत में देखा था। देखते ही देखते उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। इससे पहले कि वो शोभित को कोई जवाब देता, उसके मोबाइल पर उसके एक आदमी का कॉल आया। उसने फौरन कॉल रिसीव किया। सर, मंदिर के बाहर मिले उन दोनों आदमियों से हमने मैडम पर हमला कराने वाले के बारे में सारी जानकारी उगलवा ली है। यह सुनकर मृत्युंजय की मुठ्ठियां कस गई। वो बेताबी से उस शख्स का नाम सुनने का इंतजार कर रहा। सर, मैडम पर हमला कराने वाला शख्स कोई और नहीं, आपकी चाची रचना है। ये सुनकर मृत्युंजय बस ज्यों का त्यों रह गया और फिर देखते ही देखते गुस्से में उसने अपनी आंखें और मुठ्ठियां भेजी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में लिखें और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।